हेलो फ्रेंड्स, दिस इज गौरव एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लक्ष्य द गोल। आज हम बात करेंगे अर्थशास्त्र के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस जो हमारे आने वाले पेपर की दृष्टि से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण हैं। आपको पता है कि आने वाले समय में बहुत सारे पेपर होने वाले हैं, जैसे आर ओ, यूपी ट्रिपल एस सी, यूपीएसआई इत्यादि का पेपर होने वाला है, जिसमें जीएस के बहुत अच्छे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जैसे आर में 140 क्वेश्चंस आते हैं, यूपीएसआई में 40 क्वेश्चंस आते हैं, वैसे यूपी ट्रिपल एस सी पेट में भी अच्छे खासे क्वेश्चंस आते हैं। तो इसीलिए मैं जीएस का एक सीरीज लेकर के आ रहा हूँ, जिससे कि चैप्टर वाइज एक चैप्टर से जितने भी क्वेश्चंस बनेंगे, एक या दो जितने भी क्वेश्चंस बने, उस क्वेश्चंस को मैं एक वीडियो में लेकर के आऊँगा। एक नहीं हो पाएगा तो दो वीडियो में लेकर के आऊँगा, और उस चैप्टर से मैक्सिमम क्वेश्चंस को मैं आपको बता दूंगा, जो क्वेश्चन संभावित है आने वाले हो सकते हैं, ठीक है। जिससे कि आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा, और आप लोग खुद कमेंट सेक्शन में जाकर बताइएगा कि आपको इससे फ़ायदा मिला कि नहीं मिला। और जैसे आज मैं इकॉनमी शुरू कर रहा हूँ, इसके बाद पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, हिंदी, सारे सब्जेक्ट धीरे धीरे शुरू हो जाएंगे। तो आइए इकोनॉमिक शुरू करते हैं, और इसमें पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, अर्थात अर्थव्यवस्था हम किसे कहेंगे। तो जो अर्थव्यवस्था होती है वो होती क्या है। जो अर्थशास्त्र, एक बुक आपने पढ़ा होगा, अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप ही जो होता है उसी को हम अर्थव्यवस्था कहते हैं। अर्थव्यवस्था तो अपने आप में एक अपूर्ण शब्द है। अर्थव्यवस्था से पहले जब तक किसी देश का हम नाम ना लगा दे पहले, तब तक वो पूर्ण नहीं बनता है। जैसे कि भारतीय अर्थव्यवस्था, रूसी अर्थव्यवस्था, अमेरिकी अर्थव्यवस्था, जो ये होती है, अर्थव्यवस्था से पहले किसी देश का नाम ही उस अर्थव्यवस्था को एक पूर्ण शब्द बनाती है। तो क्या होता है, अर्थव्यवस्था जो होता है अर्थशास्त्र का व्यवहारिक रूप होता है, और इसके अंतर्गत किसी भी क्षेत्र विशेष के में जो भी समस्त आर्थिक क्रियाएं होती हैं, जैसे कि उत्पादन, उपभोग, विनिमय, वितरण इत्यादि के बारे में बात किया जाता है। अर्थात देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों के बारे में बात किया जाता है। तो अर्थव्यवस्था से क्या तात्पर्य है, तो इसका ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। देश की समस्त आर्थिक गतिविधियों का समन्वय ही क्या होता है, अर्थव्यवस्था कहलाता है। ऑप्शन बी है किसी देश की समस्त संपत्ति, ऑप्शन सी है करों से प्राप्त है, ऑप्शन डी है देश का बजट। नहीं, बिल्कुल नहीं, ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। इसी के साथ आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था की क्या विशेषताएं हैं, अर्थात जो इंडियन इकोनॉमी है इसकी विशेषताएं क्या है। पहला दिया हुआ कृषि की प्रधानता, सेकंड नंबर दिया है न्यून प्रति व्यक्ति आय, थर्ड नंबर दिया उद्योगों की प्रधानता, फोर्थ नंबर दिया है बृहद बेरोजगारी। नीचे फिर कूट दिए गए हैं, फर्स्ट और सेकंड, सेकंड और थर्ड, फर्स्ट सेकंड और फोर्थ, फर्स्ट सेकंड और थर्ड, निम्न में से कौन सा सही है बताना है आपको। तो आइए देखते हैं। पहले तो भारतीय अर्थव्यवस्था जो है एक विकासशील अर्थव्यवस्था है। जो भारत देश है कैसा है, विकासशील देश है। ये तीन प्रकार से होते हैं, विकासशील, अल्प विकसित और विकसित देश। तो भारत जो कौन सा विकासशील है अभी। और विकासशील के साथ साथ भारतीय अर्थव्यवस्था कृषिगत अर्थव्यवस्था है, जहाँ पे कृषि की प्रधानता तो होगी ही होगी। अर्थात जो पहला है क्या, कृषि की प्रधानता है, बिल्कुल सही है। अगला कह रहा है न्यून प्रति व्यक्ति आय, जी बिल्कुल सही है। भारतीय अर्थव्यवस्था में जो प्रति व्यक्ति आय है वो भी अभी कम है, तो न्यून प्रति व्यक्ति आय, ये भी बात सही है। थर्ड कह रहे हैं उद्योगों की प्रधानता, जी नहीं, जो उद्योगों की प्रधानता होती है वो विकसित देशों की होती है, लेकिन भारत तो विकासशील देश है ना, तो उद्योगों की प्रधानता जो है भारत की विशेषता नहीं है, अर्थात इसको भी हम नहीं मानेंगे, कैंसिल हो गया आपका। अगला कह रहा है बृहद बेरोजगारी, जी हाँ बिल्कुल सही बात है। भारत में बेरोजगारी का स्तर तो बहुत है, और अगर हम पिछले 2 साल से ध्यान में दें और कोविड को ध्यान में रखते हुए बात करें तो बेरोजगारी और ज़्यादा बढ़ी है। तो ये भी बात बिल्कुल सही है, यहाँ पे एक बृहद बेरोजगारी भी इस समय काफ़ी ज़्यादा फैला हुआ है। तो क्या हो जाएगा आपका, कृषि की प्रधानता, न्यून प्रति व्यक्ति आय और बृहद बेरोजगारी, फर्स्ट सेकेंड और फोर्थ जो है आपका, ये सही है। तो जो भी आपके नीचे कूट में होगा उसे आप लोग चयन कर लीजिएगा। इसी के साथ हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है मिश्रित अर्थव्यवस्था से क्या अभिप्राय है, अर्थात मिक्स्ड इकोनॉमी क्या होती है। तो पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि कीमत नियंत्रण के आधार पर अर्थव्यवस्थाएं तीन प्रकार की होती हैं, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था और मिश्रित अर्थव्यवस्था। तो जो पूंजीवादी अर्थव्यवस्था होती है वो आपकी विश्व की सबसे पुरानी अर्थव्यवस्था है, जिसके बारे में एडम स्मिथ साहब ने बात किया था, जैसे अमेरिकी अर्थव्यवस्था। दूसरी होती है आपकी समाजवादी अर्थव्यवस्था। समाजवादी अर्थव्यवस्था क्या है, समाजवादी अर्थव्यवस्था जो है जैसे कि रूस की अर्थव्यवस्था। तो समाजवादी अर्थव्यवस्था वे अर्थव्यवस्थाएं होती है जहां पे सभी संसाधनों पे सरकार का अधिकार होता है। और पूंजीवादी अर्थव्यवस्था का क्या होती है, जहां पे सभी संसाधनों पे निजी क्षेत्र का अधिकार होता है, अर्थात जहां पे कीमत का निर्धारण बाजार करती है। और समाजवादी अर्थव्यवस्था में कीमत का निर्धारण कौन करता है, सरकार करती है। समाजवादी दो तरह से होते हैं, एक तो समाजवादी होता है, दूसरा साम्यवादी होता है। समाजवादी वे होते हैं जहाँ पे सभी संसाधनों पे सरकार का तो अधिकार होता है, लेकिन श्रमिकों के श्रम पर सरकार का अधिकार नहीं होता है।
लेकिन जो साम्यवादी होता है वो क्या होता है, वहाँ पे संसाधनों के साथ साथ श्रमिकों के ऊपर भी सरकार का ही अधिकार होता है, वो होती है साम्यवादी, जिसका आदर्श रूप हमें चीन में देखने को मिला था। ठीक है, अगला है आपका मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब मिश्रित क्या है, जैसे पूंजीवादी में अधिकार किसका था, निजी क्षेत्र का था, समाजवादी में किसका था, सरकार का था, सार्वजनिक क्षेत्र का था। अब मिश्रित क्या हुआ, दोनों इकोनॉमी को आपस में मिला करके, दोनों की जो अच्छी अच्छी बातें थी उनको आपस में मिला करके एक नई इकोनॉमी बनाया गया, जिसको कहा गया मिक्स्ड इकोनॉमी, जैसे इंडियन इकोनॉमी। तो इसमें क्या था कि यहाँ पे जो संसाधनों का अधिकार होता है, यहाँ पे सरकार के साथ साथ निजी क्षेत्र दोनों के ही समन्वय से कार्य होता है, यानी दोनों एक साथ काम करते हैं मिल करके। जैसे मानव के कल्याण के लिए जो कार्य करती है सरकार करती है, और प्रॉफिट के लिए जो कार्य करती है वो निजी क्षेत्र करती है। तो समझ में आ गया होगा तीनों क्या होते हैं। तो आइए ऑप्शन देखते हैं कौन सा सही है। ऑप्शन ए कह रहा है अर्थव्यवस्था में कृषि और उद्योग दोनों का सह अस्तित्व, नहीं। अगला कह रहा है सरकार एवं निजी क्षेत्र का सह अस्तित्व। सी कह रहा है अमीर एवं गरीब का सह अस्तित्व। ऑप्शन डी कह रहा है छोटे और बड़े उद्योगों का सह अस्तित्व। तो कौन से इसमें सही है, जो है कि मैंने अभी क्या बताया, जहाँ पे सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों एक साथ मिलकर के काम करती है वहीं आपकी होती है मिक्स्ड इकोनॉमी, अर्थात ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ठीक है, मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ रहा होगा। इसी के साथ हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4। इसमें कह रहा है कि भारत में राष्ट्रीय आय को मापने के लिए प्रयोग किया जाने वाला आधार वर्ष क्या है। अर्थात भारत में जो राष्ट्रीय आय को मापा जाता है इसमें एक आधार वर्ष का प्रयोग किया जाता है। चूंकि राष्ट्रीय आय को मापने के लिए 4 कॉन्सेप्ट कार्य करते हैं, जीडीपी, एनडीपी, जीएनपी और एनएनपी। तो जीडीपी में ही आधार वर्ष की बात की जाती है। आधार वर्ष क्या होता है, कीमत 3 तरह से नापी जाती है। एक मापी जाती है आधार वर्ष पे, दूसरी मापी जाती है किस पे, जो आपका करेंट मार्केट प्राइस है उस पर मापी जाती है, तीसरी होती है फैक्टर कॉस्ट पे। तो जो आधार वर्ष पे मापी जाती है उससे फ़ायदा ये होता है कि सरकार क्या करती है, आधार वर्ष पे मापने से फ़ायदा ये हो जाता है कि उसमें मुद्रास्फीति इत्यादि का प्रभाव नहीं पड़ता है। जैसे क्या होता है, इसका मतलब आप देखते हैं कि वस्तु कीमतें बहुत तेज़ी से बढ़ रही है, लेकिन क्या जैसे कीमतें बढ़ रही है वैसे उत्पादन तो नहीं बढ़ रहा है ना। तो इससे होता क्या है, जो जीडीपी होता है जीडीपी कुछ ज़्यादा दिखने लगता है। जैसे हम मान लेते हैं कि अगर चीनी की कीमत इस टाइम 40 रुपीज़ kg हो, ठीक है, और चीनी का उत्पादन केवल 5 किलो हो, तो कितना दिखाएंगे हम, 200 रुपया दिखाएंगे। ठीक है, हम मान लेते हैं 10 साल बाद चीनी की जो कीमत हो गई वो 50 रुपये हो गई, और अभी उत्पादन 5-6 किलो है, तो कितना हो जाएगा आपका, 250 रुपये हो जाएगा। अब यहाँ पे तो आपका क्या है, 50 रुपये आपको दिखा कि आपकी जो जीडीपी है 50 रुपीज़ ग्रोथ कर गई, लेकिन क्या एक्चुअल में ग्रोथ हुआ है, यहाँ पे तो उत्पादन की बात हो रही है ना। तो उत्पादन में तो पहले भी 5 था, आज भी 5 है। तो इसी चीज़ को बैलेंस करने के लिए आधार वर्ष की बात की जाती है। जो भारत में आधार वर्ष मापा जाता है वो माना जाता है आपका 2011-12 को, जिसके 2015 में सीएसओ के अनुशंसा पे लाया गया था, और ये 2011-12 मापा जाता है। ठीक है, पहले इससे पहले कुछ और था। ओके, अगला देखते हैं, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सर्वप्रथम किसने किया था। अर्थात पहली बार भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किसके द्वारा किया गया था, इसके बारे में बात करते हैं। तो भारत में जो पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था वो किया गया था दादा भाई नौरोजी के द्वारा 1867 में, अर्थात 1867 में आपको दादा भाई नौरोजी के द्वारा पहली बार राष्ट्रीय आय का आकलन किया गया था भारत में। और उस समय बताया गया था कि भारत में प्रति व्यक्ति आय कितनी है, वो है 20 रुपीज़। और उन्होंने एक बहुत ही फेमस अपनी एक बुक लिखी थी जिसका नाम है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। कई बार पूछा जा चुका है कि पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया ये किसकी पुस्तक है, तो किसकी है, ये दादा भाई नौरोजी की। यहाँ से एक और क्वेश्चन बनता है, मैं आपको भी इस क्वेश्चन के बारे में अभी बता दे रहा हूँ। क्वेश्चन ये बनता है कि भारत में सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का आकलन वैज्ञानिक विधियों द्वारा किसने किया था। तो ये जो थे वो दादा भाई नौरोजी नहीं थे, उनका नाम था VK RV राव, जो आपका बी नंबर दिया हुआ है। इन्होंने ही पहली बार वैज्ञानिक विधियों द्वारा भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन किया था। ठीक है, इसी के साथ हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है सकल घरेलू उत्पाद की अवधारणा में घरेलू सीमा के अंतर्गत निम्न में से कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है। यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे नहीं की बात की कौन सा क्षेत्र शामिल नहीं है। आपको नहीं का जरूर ध्यान देना है, क्योंकि आप नहीं को ध्यान देते नहीं हो और इससे प्रॉब्लम हो जाती है, क्वेश्चन आप गलत करके आ जाते हो। ऑप्शन ए दिया हुआ विदेशों में स्थित भारतीय संस्कृति के मंदिर। सेकेंड नंबर दिया हुआ 2 या 2 से अधिक देशों के मध्य सीमा विवाद क्षेत्र। थर्ड दिया हुआ सामुद्रिक सीमा, और फोर्थ है विदेशों में स्थित दूतावास या सैनिक अड्डे। तो हम किसे मानेंगे, तो यही देखते हैं। पहले हम देखें पहले कि घरेलू सीमा होती क्या है। तो इससे पहले हम देखते हैं कि जीडीपी क्या होता है। जो जीडीपी होता है उसका परिभाषा ये होता है, डेफिनेशन ये होता है, किसी भी देश के एक सीमा के भीतर
उत्पादित समस्त वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्यों के कुल योग को उस देश का सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी कहा जाता है। अर्थात यहाँ पे उत्पादन कौन कर रहा है इससे फर्क नहीं पड़ता है, उत्पादन हो कहाँ पे रहा है ये फर्क करता है। अर्थात अगर किसी दूसरे देश का व्यक्ति यहाँ पे आकर उत्पादन कर रहा हो किसी देश की सीमा के भीतर तो उसे जीडीपी में काउंट किया जाएगा। तो क्या क्या घरेलू सीमा के अंतर्गत काउंट करते हैं क्या नहीं करते इसको हम देखते हैं, किसे शामिल करेंगे किसे शामिल नहीं करेंगे। तो जो पहला दिया विदेशों में स्थित भारतीय संस्कृति के मंदिर, क्या इसे हम शामिल करेंगे? ये बताइए कि यहाँ के अगर मंदिर हम किसी दूसरे देश में कोई अपने से बना रहे हैं तो उससे हमें क्या फ़ायदा, उसको हम क्यों काउंट करेंगे अपने में? तो ये काउंट नहीं होता है। अगला करें दो या दो से अधिक देश के सीमा क्या देशों के मध्य सीमा विवाद का क्षेत्र। जी नहीं, जहाँ पे दो या अधिक देशों के मध्य सीमा विवाद का जो क्षेत्र होता है उसको भी किसी देश के सीमा घरेलू सीमा के अंतर्गत जीडीपी में शामिल नहीं किया जाता है, सेकेंड में नहीं शामिल किया जाता। थर्ड समुद्रिक सीमा, जी बिल्कुल, जो समुद्रिक सीमा होती है उसमें शामिल किया जाता है। सभी देशों की एक समुद्रिक सीमा होती है और उसके अंतर्गत जो भी आता है वो सारी चीज़ें उस देश का ही होता है। जैसे अगर मछली वहाँ पे जा रहे हैं, मछली के लिए जा रहे हैं तो वहाँ पे मछली निकाल रहे हैं तो किसके अंतर्गत आएगा? उस देश के सीमा के अंतर्गत आएगा। अगला कह रहा है विदेशों में स्थित दूतावास या सैनिक अड्डे। जी हाँ, अगर एक देश का दूतावास या सैनिक अड्डे किसी दूसरे देश में हो तो उसको भी हम अपने देश के जीडीपी में ऐड करते हैं। अर्थात इसमें क्या हो जाएगा आपका, फर्स्ट और सेकंड ऐड नहीं होगा, थर्ड और फोर्थ ऐड होता है। अर्थात इसमें कौन सा सही हो जाएगा? पूछा गया शामिल नहीं किया जाएगा तो फर्स्ट और सेकंड को शामिल नहीं किया जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कह रहा है शुद्ध घरेलू उत्पाद कैसे प्राप्त किया जाता है? शुद्ध घरेलू का उत्पाद का अर्थ हुआ एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो शुद्ध घरेलू उत्पाद से पहले हमें क्या जानना होगा कि सकल घरेलू उत्पाद क्या होता है, अर्थात जीडीपी क्या होता है। मैंने अभी जीडीपी के बारे में आपको बताया भी था। क्या होता है? किसी भी एक देश की सीमा के भीतर एक वित्तीय वर्ष में उत्पादित समस्त अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं के अंतिम मूल्यों को कुल योग को जीडीपी कहा जाता है। आपको पता है जब किसी वस्तु का उत्पादन किया जाता है तो किसी कारखाने में होता है उत्पादन, और जब कारखाने में उत्पादन किया जाता है वहाँ पे मशीनें भी लगाई जाती हैं। अगर उसमें मशीनें लगाई जा रही हैं तो मशीनों की एक लाइफ लाइन होती है कि एक समय होता है कि इतने समय तक मशीनें चलेंगी, उसके बाद ख़राब हो जाएंगे तो मशीनों को रिप्लेस करना पड़ेगा, अर्थात मशीनों में घिसावट होने लगता है। जैसे आप सोचो कि आप एक मोबाइल फ़ोन लेते हो और मोबाइल फ़ोन चलाते हो तो क्या जैसा नया, जब मोबाइल फ़ोन नया लेते हो वैसा चलता है, और जब पुराना जब फ़ोन हो जाता है तब भी क्या वैसा ही चलता है? फ़ोन नहीं चलता है ना, उसकी चीज़ें धीरे ख़राब होने लगती है। तो क्या करते हो आप? मोबाइल को हटाकर दूसरी मोबाइल ले लेते हो, वैसे ही उसको रिप्लेस करना पड़ता है। ऐसे ही जब किसी कारखाने में किसी वस्तु का उत्पादन होता है तो वहाँ पर भी यही काम करना पड़ता है। तो उसी को क्या कहा जाता है, अर्थात उसमें जो भी ह्रास मूल्य होता है, घिसावट भी एक मान लिया जाता है मौद्रिक मूल्य के रूप में और उसी को जीडीपी से माइनस कर दिया जाता है। अर्थात जीडीपी से जब हम डेप्रिसिएशन को अर्थात घिसावट व्यय को माइनस कर देंगे तो क्या हो जाएगा? आपका एनडीपी की प्राप्ति होती है। अब देखते हैं इसमें ऑप्शन फर्स्ट दिया हुआ ऑप्शन ए है सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास को जोड़कर। नहीं, बिल्कुल नहीं। अगला कह रहा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद में मूल्य ह्रास को घटाकर। यहाँ पे घरेलू शुद्ध घरेलू उत्पाद की बात की जा रही है ना, तो यहाँ पे सकल राष्ट्रीय उत्पाद कैसे करेंगे? तो ये भी नहीं होगा। अगला कह रहा है सकल घरेलू उत्पाद में मूल्य ह्रास को घटाकर। जी बिल्कुल सही, सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी से माइनस कर देंगे डेप्रिसिएशन को। जो राष्ट्रीय उत्पाद होता है इसको हम क्या कहते हैं? इसे हम जीएनपी कहते हैं। और जीडीपी से जब हम डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो फिर एनडीपी की प्राप्ति होती है। ओके, ये हो गया। अब आते इसी के साथ हम आते अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है भारत में राष्ट्रीय आय की गणना किसके द्वारा की जाती है? अर्थात भारत में जब राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है कि एक भारत की राष्ट्रीय आय कितनी है तो किसके द्वारा की जाएगी? ऑप्शन ए कह रहा नीति आयोग द्वारा, बी कह रहा वित्त आयोग द्वारा, सी कह रहा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा और ऑप्शन डी कह रहा है केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। जी हाँ, तो जो राष्ट्रीय आय की गणना की जाती है वो की जाती है सीएसओ के द्वारा, जिसको कहा जाता है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। जो सीएसओ है इसकी स्थापना हुई थी 2 मई 1951। 2 मई 1951 को इसकी स्थापना की गई थी, जिसका मुख्यालय कहाँ पे है? इसका मुख्यालय है आपका न्यू दिल्ली में। और इसके जो संस्थापक थे उनका नाम था पीसी महालनोबिस। कई बार से क्वेश्चंस पूछा जा चुका है कि राष्ट्रीय आय की गणना के लिए जो केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय का स्थापना किया गया था उसके संस्थापक कौन थे? तो कौन थे इसके? पीसी महालनोबिस इसके संस्थापक थे। कई बार इसका पूछा जा चुका है कि इसका स्थापना कब हुई थी, तो कब हुई थी आपका 2 में 1951, अर्थात 2 में 1951 की इसकी स्थापना
हुई थी। इसी के साथ हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि राष्ट्रीय आय का अर्थ क्या है, अर्थात हम राष्ट्रीय आय कहेंगे किसे, हम इसके बारे में बात करते हैं। तो राष्ट्रीय आय आपका क्या होता है? ऑप्शन ए कह रहा है किसी देश में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाएं। ऑप्शन बी कह रहा है किसी वित्तीय वर्ष में उत्पादित वस्तुओं एवं सेवाएं। ऑप्शन सी कह रहा है किसी देश में उत्पादित अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं। और ऑप्शन डी कह रहा है उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो हम किसे कहेंगे राष्ट्रीय आय, इसके बारे में देखते हैं। जो राष्ट्रीय आय होता है वास्तव में तो जो राष्ट्रीय आय होता है वो होता है आपका शुद्ध राष्ट्रीय, अर्थात NNPFC। उसी को हम क्या कहते हैं? शुद्ध, इसको हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय कहते हैं। अब NNPFC कैसे प्राप्त होता है? अभी मैंने आपको बताया कि 4 कॉन्सेप्ट कार्य करते हैं निकालने के लिए। एक होता है आपका GDP, GNP, NDP और NNP। तो जब GDP से डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं तो NDP की प्राप्ति होती है। वैसे ही जब GNP से हम डेप्रिसिएशन को माइनस करते हैं तो फिर NNP की प्राप्ति होती है। GNP होता है आपका किसी देश के व्यक्तियों के द्वारा उत्पादित समस्त वस्तु एवं सेवाओं के अंतिम मूल्य के योग को, उसको GNP कहते हैं। और जब GNP से घिसावट व्यय को माइनस कर देते हैं तो NNP की प्राप्ति होती है। तो जो NNP होता है सॉरी, जो NNP होता है, NNP भी 2 तरह से होता है। एक होता है आपका NNP MP और दूसरा होता है NNPFC। तो MP क्या होता है और FC क्या होता है? जो MP होता है वो होता है आपका मार्केट प्राइस और जो FC होता है वो होता है फैक्टर कॉस्ट। अर्थात जब हम बाजार मूल्य पे गणना करते हैं तो NNP-MP होता है, और जब हम कारक लागत अर्थात उसकी साधन लागत वस्तु को बनाने में कितनी कीमत लगती है उसे हम FC कहते हैं। तो जो आपका NNPFC होता है वो क्या होता है? आपका किसी भी देश की इनकम होती है। तो जो राष्ट्रीय आय होता है NNPFC होता है। तो ऑप्शन में है क्या? ऑप्शन में नहीं है, तो इसमें से क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला कह रहा है आपका राष्ट्रीय आय मापने की सबसे उपयुक्त विधि है। सबसे उपयुक्त विधि कौन सी है राष्ट्रीय आय मापने के लिए? अभी मैं आपको ऊपर समझाया था। NNP जो FC होता है, अर्थात NNPFC क्या होता है? शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद होता है। ऑप्शन ए दे रहा है सकल घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पे। बी कह रहा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पे। सी कह रहा है सकल राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पे, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पे। और डी कह रहा है शुद्ध घरेलू उत्पाद बाजार कीमत पे। तो मैंने क्या बताया था आपका? जो NNPFC होता है उसी को हम क्या कहते हैं? राष्ट्रीय आय, इसी से मापा जाता है। तो क्या होता है NNPFC? NNP आपका FC है आपका यहाँ पे शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पे, इसी को कहते हैं। अब NNPFC निकालते कैसे, अब इसके बारे में बात करते हैं। बाकी इसके बारे में ऊपर में डिटेल्स तो बता ही दिया हूँ आपको। तो NNPFC क्या होता है? जब मार्केट प्राइस पे किसी वस्तु की कीमत मापी जाती है तो मार्केट प्राइस में बाजार में जब कोई वस्तु बिकती है तो उसमें 2 चीज़ें इंक्लूड होती है। क्या क्या? एक तो डायरेक्ट टैक्स इंक्लूड होता है, दूसरी होती है सब्सिडी। तो एक बताइए, अगर मानते हैं हम कि किसी वस्तु की कीमत है 100 रुपये, ठीक है, अगर इसमें इनडायरेक्ट टैक्स अगर इसमें इंक्लूड करते हैं तो वस्तु की कीमत बढ़ेगी कि घटेगी? क्या हो जाएगा? अगर करेंगे तो बढ़ जाएगी। लेकिन अगर हम सब्सिडी जोड़ते हैं तो अगर सब्सिडी को हम दिखाते हैं तो क्या होगा? जब सब्सिडी गवर्नमेंट देती है तो वस्तु की कीमत घट जाती है। तो NNPFC निकालते कैसे हैं? जब हम NNP-MP से निकालने के लिए क्या करते हैं, इसमें से जब हम इनडायरेक्ट टैक्स को घटा देते हैं और सब्सिडी को जोड़ देते हैं तब आपका NNPFC प्राप्त होता है, जिसे हम कहते हैं शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद कारक लागत पे। तो ऑप्शन सी जो आपका है बिल्कुल सही है, ठीक है। तो इसी के साथ इसमें मैं केवल आज 10 क्वेश्चन आज मैं केवल लाया था, और फिर मैं अगला जो सीरीज लेकर के आऊँगा इकोनॉमी के, इसमें फिर आपके 10 या 11 क्वेश्चन होंगे। और इसी के साथ मैं हर एक सीरीज में आपका एक अभ्यास प्रश्न भी लेकर के आऊँगा जिसका आंसर आप कमेंट सेक्शन में जा करके देना होगा। क्वेश्चन दिया हुआ है सकल राष्ट्रीय उत्पाद डिफ्लेटर शब्द निम्न में से किसके मध्य एक अनुपात है? जो सकल राष्ट्रीय उत्पाद डिफ्लेटर शब्द एक आता है उसमें वो किसके मध्य एक अनुपात है? ऑप्शन ए है नॉमिनल GDP, ऑप्शन बी है नॉमिनल GDP और मूल्य स्तर, ऑप्शन सी है वास्तविक GDP और अपस्फीति, और ऑप्शन डी है नॉमिनल GDP और मुद्रास्फीति, ठीक है। तो ये होता है आपका। तब इसमें से आपका इसका जो आंसर होगा कमेंट सेक्शन में देना होगा। जो मैं इकोनॉमी का नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा उसमें आपको इसका आंसर बता दूंगा, और फिर इसी के साथ 10 या 12 क्वेश्चंस और लेकर के आऊँगा जो कि आपके एग्ज़ाम के दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, इसके बारे में बात करेंगे। आपको कुछ टाइम बाद से आपको पॉलिटी का भी शुरू हो जाएगा वीडियो मिलना। तब तक के लिए आप बताइएगा कि आपको आज का सीरीज़ कैसा लगा।
अगर आपको अच्छा लगेगा तो मैं और ज़्यादा मन से अपने लेकर के आऊँगा, मुझे और ज़्यादा अच्छा लगेगा कि मैं आपके लिए कुछ लेकर के आ रहा हूँ। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।